हेलो फ्रेंड्स, तो डेट है आज की 8 अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू में आज श्रीलंका से रिलेटेड और जो कल एक रात को प्लेन क्रैश हुआ है उससे रिलेटेड एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स हैं। तो वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो जाता है, तो जिस वजह से हम आज इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल द हिंदू का रहेगा। तो तीनों ही आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपको पता होगा अभी कल परसों जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की जो न्यू रिफॉर्म गाइडलाइंस आई है उसके ऊपर आर्टिकल है। और दूसरा एक आर्टिकल ये भी है कि कैसे हम लोग जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग कैसे डिमांड को रेज कर सकते हैं, वहाँ के जो वेजेस है, लेबरर्स हैं, उनको हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि द हिंदू 365 आप टाइप करोगे टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में तो gkmonk.com आपको सजेस्ट होगा। वहाँ से आप जा करके फाइल सेक्शन से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी अब हम लोग शुरू कर चुके हैं सुबह सुबह डिस्कस करना। और आगे भी अब हम लोग करंट अफेयर्स इस वीक या 2 वीक के अंदर में लास्ट पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा एक्सप्लेन्ड इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल है हमारा। तो इसके अंदर हाउ कैन इंडिया बूस्ट द ओवरऑल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। तो इसके अंदर 2 राइटर्स हैं, रिचिका कपूर और नोमान मजीद। ये ऐसा कहते हैं कि देखिए कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड ओवर में चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव हो चुके हैं। और अभी पास्ट फ्यू मंथ्स से जो जॉबलेसनेस है वो जितना ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से इनकम जो है आम जनता का कोलैप्स कर चुका है। इनफैक्ट अभी तक जो डिमांड फिर भी जो चल रहा था वो कहीं न कहीं डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ही था। और उसमें भी डोमेस्टिक डिमांड के अंदर में एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक पिरामिड में इंडिया के जो सबसे हाई लेवल पे हैं, जैसे कि जो अपर मिडिल क्लास या फिर जो अपर क्लास जो है, वही लोग इस चीज़ को सैटिस्फाई कर रहे थे। तो वो अब जा कर के एक प्लेट्यू अब हो चुका है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये ग्राफ इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी वैसे ये प्लेट्यू ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है कि नीचे से आपका ग्रोथ शुरू होता है, राइज़ करता है। एक टाइम के बाद में अब उसका बाद आपका वो ग्रो करना बंद कर जाता है। वो एक इसी को बोलते हैं प्लेट्यू। तो ये सिचुएशन अभी इंडिया के अंदर आ गया है और नए डिमांड्स आ नहीं रहे हैं और फॉरेन डिमांड्स तो हो नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देश जो है अभी भी एक्सपोर्ट्स उतना ज़्यादा मंगवा नहीं रहे हैं, बहुत ही नेसेसरी आइटम्स का ही सिर्फ मंगवा रहे हैं। तो उसके ऊपर राइटर कहते हैं कि अब हम लोग का जो डिमांड है वो आएगा कहाँ से। तो राधिका कपूर जो हैं वो सीनियर फेलो मेंबर है ICRIER का। और जो नोमान मजीज है वो सीनियर एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट है ILOWDWT का साउथ एशिया में। तो उनका ऐसा कहना है कि देखिए, अगर हमें अपर सेक्टर में प्लेटियो अगर हमने अचीव कर लिया है तो हम लोग लोअर सेक्टर को टैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डिमांड पोटेंशियल है वो तो कहीं से भी आ सकता है। तो जो ग्रास रूट लेवल पे जो जनता है, जैसे कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं या फिर जो कैजुअल लेबरर्स हैं, तो उनकी अगर आप वेजेस बढ़ा देते हो, उनकी जो इनकम वेजेस जो है लो इनकम में वो काम करते हैं, उनकी जब वेजेस अगर आप बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली उनके पास जो पैसा है हाथ में वो बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना शुरू करेंगे। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो मिनिमम वेजेस जो है किसी भी वर्कर का उसको आपको रेज़ करने का है और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट कोड ऑन वेजेस 2019 का जो एक हमारा बिल आया था, उसके अंदर में भी जो ये बातें की गई थी कि आप मिनिमम वेजेस को टाइम टू टाइम एक्सटेंड कीजिए और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। अब इसकी वजह से जो लेबर मार्केट है, वो काफ़ी प्लान्ड वे में आगे बढ़ सकता है। और अगर वो प्रोविज़न्स फ़ॉलो हुआ जिसके अंदर अब फ़िलहाल जो है पहले के प्रोविज़न्स के अंतर्गत आप देखिए 40% वर्कर जो हैं इंडिया का सिर्फ़ वही उसके अंदर इंक्लूडेड थे। अगर ये वाला बिल जो है वो लागू हो जाता है प्रॉपर्ली तो करीब-करीब 500 मिलियन वर्कर्स इससे बेनिफिट पाएँगे। 500 मिलियन वर्कर्स बेनिफिट पाएँगे मतलब उनको प्रॉपर टाइमली सैलरीज़ मिलेगा, उसके बाद बोनस, अलाउंस ये सब का भी कुछ-कुछ उसमें नॉर्म्स है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस वाला जो स्कीम्स है वो सब तो भारत सरकार प्रोवाइड कर ही रही है, आपका अटल पेंशन योजना और वो सब से। तो
इससे काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्टेबिलिटी आएगी, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होगा आपके ग्रास रूट वेजेस और वर्कर्स पे। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि देखिए, हमको रेगुलरली इनके अर्निंग्स के ऊपर चेक रखना पड़ेगा कि उनका अर्निंग्स प्रॉपर्ली बढ़ रहा है कि नहीं, और सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनका भी, उनको प्रॉपर्ली अलाउंस मिलता है कि नहीं, उनका एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो रहा है कि नहीं, और उनको क्या वेजेस मिल रहा है, वो भी जो उनका पेड वेजेस है उसको भी प्रॉपर्ली हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा, आप देखिए जब जो नॉन स्किल्ड वर्कर है, जो कैजुअल लेबर्स है, जो दिहाड़ी मजदूर कहते हैं जिसको, जैसे डेली जो आते हैं काम करते हैं और जाते हैं, उनका डेली का वेज, वो लोग का अगर वेजेस अगर थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे कहा जा रहा है कि 25% अगर उनको बढ़ाया जाए धीरे धीरे करके, तो ऑटोमेटिकली जो स्किल्ड लेबर है उनको, उनका अपने आप ही बढ़ जाएगा वेजेस। बिकॉज अगर जिसको काम नहीं आता है उसको अगर 3,000 मिल रहा है महीने का, और जिसको काम आता है वो अगर 2500 में कहीं पे काम कर रहा है, जैसे टेलर हो गए, या फिर और भी कोई जैसे वर्कर हो गया, प्लम्बर हो गया, ये किसी एजेंसी में काम कर रहा है, उसे सिर्फ 2500 रुपये दे रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली उनका ये डिमांड रहेगा कि हम यहाँ पे क्यों काम करें, हम जाके मनरेगा में काम करेंगे, तो वहाँ पे मुझे 3,000 रुपये मिल रहा है, आप तो पैसे दे नहीं रहे हो। तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये बाध्यता हो जाएगी कि वो उनकी भी सैलरीज रेस करे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इंडिया के अंदर में एक ऐसा मैकेनिज़्म होगा कि बॉटम अप पिरामिड जो है वो डिमांड बूस्ट होगा, और उनकी हमारे जो वेजेस हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे इन्हांस होकर के आएंगे। तो ये था आर्टिकल। अब दूसरे आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम, आरबीआई का न्यू लोन रिकास्ट स्कीम। इसमें देखिए द हिंदू में भी ये आर्टिकल है, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों आर्टिकल को मर्ज कर करके हम लोग समझेंगे कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है, जो बोरोवर्स ने जो लोन लिया था उसको फिर से जो रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, उसके नॉर्म्स में फेरबदल किया जा रहा है, तो उससे किसको क्या फ़ायदा होगा, क्या सेफगार्ड्स होंगे, और इसके मिसयूज़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ब्रीफर अगर मैं दे दूं आपको पहले का, तो ये चीज़ पहले भी 2019 में या फिर 18 में, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा ईयर था, तो ये पहले भी एक बार ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन किया गया था। उस टाइम पे ऐसा देखा गया था कि बलूनिंग ऑफ एनपीएस हो गया। बलूनिंग ऑफ एनपीए मतलब कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत ही जल्दी से और बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर बढ़ गया। लेकिन ये फिर से इस बार लाया जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे कंसर्न्स ऐसे जता रहे हैं बहुत लोग कि देखिए ये भी कहीं बलूनिंग में साबित ना हो जाए, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ये सब जो पहले से ही बहुत सारे दबाव में चल रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है आगे चल करके। तो इस वजह से इसके अंदर जो रिफॉर्म, जो नॉर्म्स आने वाले हैं, अभी तक फुल्ली डिफाइंड नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा, तो वो काफ़ी सोच समझ के रखने की ज़रूरत है। और जिस वजह से ये एडिटोरियल्स जो अभी आएंगे, मतलब समझिए कि अब अभी से स्टार्ट हुआ है, तो कम से कम इसके ऊपर हम लोग 4-5 एडिटोरियल हमें डिस्कस करना होगा, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ आएगा, या फिर वीक में 1-2 तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है, और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन है, पहले भी ये चीज़ मेंस में आ चुका है। ये जीएस पेपर 3 के लिए आपका कंसर्निंग हो जाएगा इकोनॉमी सेक्शन से। अभी देखिए, बात ये है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच में हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। इट्स लाइक 4% ±2, तो 2 से 6% के बीच होना। अभी फिलहाल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.1 जा पहुंचा है। तो इस वजह से जो आरबीआई है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड को फॉलो कर रहा है। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड क्या है, 3 तरह के पॉलिसी स्टैंड होते हैं किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी को अबाइड करने के लिए या फिर उसको गाइडलाइन करने के लिए, जिसमें थर्ड जो होता है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी होता है, बीच में होता है न्यूट्रल पॉलिसी। अकोमोडेटिव पॉलिसी में जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ रेट को कट करेगी ताकि जो मार्केट है उसके अंदर पैसे और इंजेक्ट किया जाए। जब पैसे इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, मार्केट में पैसा बढ़ता है, जब पैसा बढ़ता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। और न्यूट्रल पॉलिसी क्या होता है, उसमें रेट कट्स किए जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ताकि जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में रहे, ताकि जो सप्लाई है, जैसे रेट कट होगा तो मतलब क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट है, अगर आप लोन लेते हो बैंक के अंदर में, तो उसमें आपका देखते हो कि लोन इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होते रहता है। वो कहाँ से चेंज होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई जो है वो आम बैंक्स का इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सकती है। जब इंटरेस्ट रेट कंट्रोल होता है
तो क्या होता है, अगर वो बढ़ गया इंटरेस्ट रेट, मतलब लोग लोन कम लेने लग जाएंगे। जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा मतलब डिमांड घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा मतलब जो इन्फ्लेशन है, अगर मान लीजिए महंगाई है, डिमांड घट गया मतलब ज़्यादा लोग अगर आलू नहीं मांग रहे तो आलू सप्लायर के पास बढ़ जाएगा, तो वो चाहेगा कि सड़ने से पहले मैं इसको जल्दी से बेच दूं। तो डिमांड जब घट जाता है तो पैसे, जो इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई जो है वो अपने आप ही घट जाती है। तो अभी इस टाइम पे इंडिया के अंदर में अकोमोडेटिव पॉलिसी लाने का यही मतलब था, बिकॉज कोई चेंज नहीं किया इन्होंने पॉलिसी में, जो पहले चल रहा था पॉलिसी उसी पॉलिसी को ये फॉलो कर रहे हैं। सेम एमएसएफ बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ वही है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का क्या होता है, मैं आपको ऐसे बताऊं शॉर्टकट में, कि जैसे आरबीआई से बैंक अगर पैसा लेता है तो उसको कहते हैं रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट में वो बैंक आरबीआई ने उसको पैसा दिया। अब उसी के उलट अगर आरबीआई बैंक से पैसा उठाता है, उसको ज़रूरत नहीं होती है, वो इसलिए उठाता है कि वो मार्केट में जो मनी है उसको अपने अंदर ले ले, ताकि मार्केट में मनी थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब चूंकि ये इसको दरकार नहीं है आरबीआई को, वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि मार्केट में इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके, तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट के परसेंटेज से कम होता है। उसी वजह से रेपो रेट देखिए 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ठीक है। और इसी वजह से देखिए, अब जो चूंकि अभी फिलहाल वो उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं हो पाया हमारा, और पैंडमिक की वजह से और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई, तो ये जो पहले के जो पॉलिसी रेट्स थे, ये सब जो डिसाइड किया था मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी में यही सब डिसाइड होता है, तो ये सब वैसे के वैसे ही रह गए। और उसके अलावा जैसा मार्च 2020 में मॉनिटेरियम रीपेमेंट लोन का जो है, कॉर्पोरेट लोन्स का, इंडिविजुअल लोन्स का बढ़ाया था, मतलब कि 6 महीने, अगले 6 महीने तक, मार्च से लेके अगले 6 महीने तक किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस को लोन का जो किस्त है ईएमआई हर महीने का, वो चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अटकलें ये लगा ली जा रही थी कि नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा, जो कि वैसे अगस्त 31 पे ये चीज़ ख़त्म होने वाला था, जो 6 महीने वाला था, तो उसके बाद नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा तो उसमें भी ये चीज़ को एक्सटेंड करके हो सकता है अगले साल मार्च तक ये चीज़ को बढ़ाया जाए। लेकिन आरबीआई ने ये चीज़ नहीं किया है, बिकॉज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एनपीए को देखते हुए आरबीआई ने ये किया है कि हम डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करेंगे, कॉर्पोरेट्स का भी और इंडिविजुअल्स का भी। डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्या होता है, मतलब अगर आपने किसी से लोन लिया है बैंक से, तो अभी ये टर्म्स क्लियर नहीं हुए हैं, अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, बोर्ड से सैंक्शन करवाएगी हर एक बैंक कि किस किस लोन को, कौन कौन से लोन ऐसे हैं जो कि आगे चल करके एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनका हम अभी स्ट्रक्चरिंग कर दें, उनके लोन के टर्म्स को मतलब हो सकता है उनके इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, या फिर उसकी जो भुगतान करने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए, कि और ज़्यादा दिन, मान लीजिए 12 महीने में उसको देना था तो हो सकता है 24 या 48 महीने में उसको देने को कह दिया जाएगा। तो ये जो इसी को कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। अब इसके अंदर कौन सा बैंक क्या क्या प्रोविजंस लेता है, किस किस को इसके अंदर इन्वॉल्व करता है, ये आगे नेक्स्ट अनफोल्ड होगा, जैसे जैसे बैंक अपना अपना स्टेप उठाएंगे। तो इस वजह से जो अब डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके वजह से बहुत सारे जो किसी किसी का, जैसे किसी इंडस्ट्रीज़ का पहले गुड ट्रैक रिकॉर्ड है पेमेंट का, लोन पेमेंट रीपेमेंट का, लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से उनके साथ ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि जैसे रिस्क असेसमेंट कमिटी जो थी आरबीआई की, वो बताती हैं कि जैसे ईटरी सेक्टर्स या फिर होटल्स या फिर एविएशन सेक्टर या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनसे रिलेटेड जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रेस के अंदर में हैं। तो उनको दोबारा रीपेमेंट के लिए अभी उनके पास इतने फंड ही नहीं है कि वो रीपेमेंट कर पाएँगे, तो वो हो सकता है आगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में वो आगे चल कर के एनपीए हो जाए। तो इसमें फिर गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाएगी, तो उस वजह से एनपीए होने से पहले स्टैंडर्ड कंपनी जो है उनको सर्वाइव करने के लिए इस प्रकार का डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्टेटस लेकर के आ रही है। अब इसको डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डिफाइंड टर्म्स है आरबीआई के द्वारा, और वो टर्म्स इस प्रकार है, जैसे कि सिर्फ उन्हीं को लोन डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करने का उन्हीं कस्टमर्स के लिए करने का ऑर्डर है जो कि
इंडस्ट्री पर्टिकुलरली कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस्ड है और इसके ऊपर जैसे हमने बताया कि बोर्ड मीटिंग कर कर के हर एक बैंक के अंदर में अप्रूवल ली गई और उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएगी और आइडेंटिफ़ाई करेगी बोरोवर्स को। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ जितने भी रिस्ट्रक्चरिंग है बैंक के ऊपर में, वो सब जितने भी जो पॉलिसीज़ बनाएँगे बैंक, वो दिसंबर 31, 2020 से पहले उनको बता देना है कि हम ये सब चीज़ें बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसे बड़े लोन बोरोवर्स हैं जैसे कि कंपनी वाले बहुत बड़े-बड़े कंपनी वाले हैं जो कि 2, 3, 4 बैंक से लेकर के और अपना काम चलाते हैं। जैसे एक बैंक में उनका काम नहीं हो पाता तो 2-3 बैंक में मिला कर लेते हैं। तो वैसे लोगों के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है, जो कि बैंक आपस में एक दूसरे से सलाह-मशवरा करके बनाएँगी और ये रिज़ॉल्यूशन और प्लान रिस्ट्रक्चरिंग जो होगा, वो आगे चल कर के अप्रूव करने की बात है कि कैसे 30 डेज़ के पीरियड में उसको आप कैसे अप्रूव करोगे और उसको 10% कम से कम प्रोविज़न देना अनिवार्य है। ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखा होना चाहिए। और आरबीआई इसके प्रति क्या किया है? आरबीआई ये किया है कि देखिए उसने एक कमिटी बनाई है, केवी कामात। ये चेयरमैन रहेंगे केवी कामात, तो उस वजह से केवी कामात कमेटी है, एक्सपर्ट्स कमेटी है और इन्होंने इन मतलब ये काम करेंगे आगे रिज़ॉल्यूशन प्लान बनाने पे काम करेंगे कि क्या-क्या फ़ाइनेंशियल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं कि ये इस सिचुएशन से जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, बैंक्स हैं और डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो लोग सब इस चीज़ से प्रॉपर्ली हेल्दी वे में निकल पाएँ। इसके अलावा एमएसएमई के लिए भी अलग रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविज़न्स बनाए गए हैं, जो कि 25 करोड़ से ज़्यादा अगर वो लोन लिए हैं या फिर टोटल बोर्डिंग जो जिसका 25 करोड़ तक है, जो एमएसएमई का सेक्टर का, तो वो लोग के लिए ये प्रोविज़न्स बनाने की बात है। अब पहले ऐसा था कि मार्च 31, 2020 तक उनको बता देना था कि कब तक का पहले ऐसा था कि दिसंबर 2020 तक बता देने का था कि एमएसएमई के ऊपर में कौन-सा किस-किस एमएसएमई के ऊपर में डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करने का है। लेकिन अब आरबीआई इसको 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया है और मार्च 31, 2021 तक बताने का है बैंक्स को कि किस-किस एमएसएमई की डेप्थ को रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर में आगे पीएसएल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है? हर एक बैंक है जैसे नाम है उसमें अलग-अलग क्राइटेरिया है। हर एक बैंक को कुछ ना कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का उसका नॉर्म्स होता है। जैसे इंटरनेशनल बैंक्स के लिए अलग होता है। जो ग्राउंड में जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं गाँव में, उनका अलग होता है कि फार्मर्स को इतना परसेंट आपको देना है। उसके अंदर और भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं। कुछ बैंक जो है वो नहीं दे पाती है उतने सारे लोन उतने डिफाइंड पीरियड में, तो वो क्या करती है जो दूसरे कुछ बैंक्स हैं, जैसे नाबार्ड और ये सब, तो वो लोग इसी सब चीज़ में ज़्यादा लोन देते हैं फार्मर्स को और ये सबको। तो वो लोग जिसको लोन दिए होते हैं, ज़्यादा दिए होते हैं, तो उनसे वो सर्टिफ़िकेट ले लेती है कि मैंने इनको पैसे दे दिए और इन मेरे बदले जो है वो ये बैंक जो है जैसे नाबार्ड है, वो मेरे बदले दूसरों को लोन दे दिए थे। तो इस तरह का प्रायोरिटी सेक्टर का पहले चलता था, तो उसमें एक डिफाइंड टर्म्स होता है कि इतने इंडस्ट्री को आपको प्रायोरिटी में रखना है और इनको ज़्यादा लोन और इतने आदमी को तो आपको देना ही है इस वाले इंडस्ट्री सेक्टर से। तो इसका जो खेमा है कि इतने-इतने लोगों को देना है, जैसे फार्मर्स तो थे ही और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे, तो उसके अंदर अब स्टार्टअप्स को भी ऐड करने की बात हुई है और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं, सोलर पावर, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, फिर इथेनॉल बनाने वाला जो प्लांट्स हैं, तो वो सब को भी अब इसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में उनको लोन देने की बात बढ़ाई गई है। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल additional special liquidity facility for rupees 10,000 crore will be provided at the repo rate। तो रेपो रेट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे लेती है, तो उसमें क्रेडिट फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ा करके लेने की बात की गई है और बहुत सारे और भी, जैसे बैंक को हमेशा अपने अंदर एमएसएफ और ये सब जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इतना रुपया उसके पास फायर फाइटिंग के लिए होना चाहिए। कुछ नॉर्म्स हैं, तो उसके अंदर भी जो है आरबीआई बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आया है। इसके अलावा गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलरीज़ के ऊपर में और फिर कैश रिज़र्व रिक्वायरमेंट के ऊपर में कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब के ऊपर जो है आरबीआई ने काफ़ी बढ़िया फ्लेक्सिबल एक पॉलिसी उतारा है आम जनता के लिए और बैंक्स के लिए। तो कैश रिज़र्व रिक्वायरमेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी लाया बैंक ने या आरबीआई ने, उसमें उसके तहत में ये किया गया है कि जैसे ई कुबेर मैकेनिज़्म के बारे में पिछले साल प्रीलिम्स में
क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ ई, मतलब ऐसे आया था कि ऑप्शन दिया गया था ई कुबेर मैकेनिज्म जो है सिस्टम जो है उसमें क्या होता है। तो देखिए ई कुबेर एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, जिसमें जो इंडिया के तमाम जो बैंक्स हैं उनके करंट स्टेटस पता चलते रहता है और लेन देन जो है वो आरबीआई से वो करंट स्टेटस में कर सकते हैं। इनफैक्ट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में भी ओवरनाइट जो फंक्शनिंग है वो कैरी आउट कर दी जाती है ई कुबेर माध्यम के द्वारा। तो इसके अंदर में अब बैंक अगर चाहे तो कैसे उनको कैश मेंटेन करना है, उनको पैसे अगर चाहिए या फिर उसको कहाँ से क्या, मतलब जो भी उनका मैनेजमेंट है उनका लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी मतलब मनी, कैश, तो उसमें आरबीआई उनको हेल्प करेगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आने की बात की गई है। अब इसके बाद देखिए कि अब आज के इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल के ऊपर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल में ये कहा गया है, तो कौन कौन इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। तो इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल कहती है कि देखिए 30 डेज तक जो मार्च 1 तक ऐसा रहेगा कि जो प्रॉपरली पेमेंट कर रहे थे लोन का, और उसके बाद ऐसा अनुमान था उस टाइम के उनके बैलेंस शीट को देख करके कि आगे उनको प्रॉफिट होगा और वो प्रॉपरली ऐसे ही पेमेंट करते रहेंगे, उनके लिए ये प्लान लगाया जाएगा कि लॉकडाउन के बाद या फिर जो लॉकडाउन इम्पोज होने के बाद जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उनको थोड़ा सा राहत पहुंचाया जाएगा। अब इसके बाद पर्सनल लोन वाले लोग जो हैं, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक जो है उनका रिज़ॉल्यूशन प्लान को बढ़ाया जाएगा। वहाँ तक जो है उनको थोड़ी बहुत राहत और भी दी जाएगी। इसके अलावा इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो आरबीआई ने एक केवी कामत, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ आईसीआईसी बैंक, जैसे हमने बताया, उनकी कमेटी बैठाई है, 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी। अब वो प्रॉपरली पैरामीटर्स बनाएँगे जिससे कि ये रिज़ॉल्यूशन प्लान जो है वो बोरोवर्स के लिए धरातल पे उतर पाए। अब इस वाले प्लान को अलग-अलग बेंचमार्क्स रेंजेस जो है स्पेसिफिक सेक्टर के हिसाब से उसके बेंचमार्क रेंजेस को तय किया जाएगा। उसके अलावा जो जितना भी जो मनी चाहिए, जो सम चाहिए उनके लिए, तो एक थ्रेशोल्ड के अनुसार, मतलब इतना अगर होना चाहिए, इतना अगर किसी कंपनी ने रखा है, तो इससे नीचे, जैसे कि हमने एमएसएमई के लिए देखा कि 25 करोड़ से नीचे वाले जितने कंपनी हैं उनके लिए ये सब मेजर्स बनाए जाएँगे। तो वैसे ही जो एक लेवल है, थ्रेशोल्ड है, उसको वैलिडेट करने के लिए रिज़ॉल्यूशन प्लान टाइम टू टाइम चेक किया जाएगा और उसको असेस किया जाएगा इस वाले कमिटी के अनुसार, और उसको अगर बढ़ाना हो, घटाना हो, जो भी करना हो, उसके हिसाब से आगे किया जाएगा। इसके बारे में मॉडिफ़िकेशन कर के 30 दिन के अंतर्गत आरबीआई जो है वो नोटिफ़ाई किया करेगी। आरबीआई का रिस्क असेसमेंट जो सर्वे है उसके अनुसार हमने पहले ही डिस्कस किया, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और एविएशन डिपार्टमेंट इससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। अब ये सारे जो स्कीम्स हैं उसको बैंक पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या एनपीए बढ़ जाएगा पिछली बार की तरह? तो देखिए एनपीए जो एनपीए जो है उसके बढ़ने के आसार बहुत कम है फ़िलहाल, और बढ़ने ना बढ़ने उस पे इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जो 9 लाख करोड़ का जो एनपीए अभी फ़िलहाल बैंक्स के ऊपर लगा हुआ है, वो अभी तो उतना ही रहेगा। लेकिन इस वाले मैकेनिज़्म से ये हो जाएगा कि आगे एनपीए ना बढ़ पाए, उस पे चेक लग जाए, और कितने ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके बढ़ रहे हैं, आगे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बैलेंस शीट चेक करने से आपको एक आंकड़ा पता चल जाएगा, तो उस वाले सेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर आप और अच्छे स्कीम्स या फिर मेजर्स लगाकर उनको टैकल डाउन कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा प्रोविज़निंग की बात की गई है, डेप्थ के रिज़ॉल्यूशन के खिलाफ में, कि कुछ 10% कहीं पे प्रोविज़निंग देनी होगी, जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है वो जो 30 दिन के अंदर में अगर लेंडर्स जो है वो आपस में साइन नहीं किए, जो बैंक है वो आपस में अगर सहमति नहीं किया, तो हो सकता है 20% प्रोविज़निंग देनी पड़ जाए बैंक्स को। तो इसके ऊपर अभी क्लैरिटी और आरबीआई देगी, और ये अगर नहीं दी क्लैरिटी तो ये एक काफ़ी बड़ा बर्डन हो जाएगा। प्रोविज़निंग अगर देना पड़ा उन लोगों को, तो फिर ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल लोगों के लिए जो रिज़ॉल्यूशन प्लान है, जैसे इंडिविजुअल कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल पर्सन हो, उनके लिए रिज़ॉल्यूशन निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी सिंपलर होती है और फिर उसमें ज़्यादा मगजमारी भी नहीं है, तो उस वजह से इनके ऊपर तो उतना ज़्यादा बैंक्स जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके लिए ये चीज़ तो पॉजिटिव ही है बैंक के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए इससे पहले भी बहुत सारे स्कीम्स आए होंगे इस प्रकार के, तो क्या वो सब कुछ उसमें से कोई सा भी ऐसा स्कीम है जो कि खराब वर्क किया हो पहले, या फिर उसका गलत फ़ायदा उठाया हो बैंक्स और कॉरपोरेट्स ने? तो इसके ऊपर राइटर 3, 4, 5 एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला देते हैं सीडीआर। सीडीआर को 2015 अप्रैल से डिसकंटिन्यू कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, बिकॉज़ उसमें जो रेगुलेटर था वो वही एक ब्लाइंड आई का मतलब वो आँख मूंद करके करप्शन उसमें दिखा गया कि रेगुलेटर जो है वो देख नहीं रहा है किसके साथ कहाँ पे क्या होना चाहिए, और बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो अपने मसल पावर यूज़ कर करके, चाहे वो मनी से हो या फिर कुछ और तरीके से हो, वो उनको आसानी से रेगुलेट करवा पा रहे थे, और उनके पास उन कंपनीज के ऊपर में जितना भी लोन का जो अमाउंट था उसको बार बार रीस्ट्रक्चर करवा लेते थे बैंक्स के द्वारा। इससे क्या होता था, वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो जाता था। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन मतलब कि वो लोन चुकाने का कभी एंड डेट ही नहीं आता था। जब एंड डेट ही नहीं आ रहा है तो मतलब आपको अगर इस महीने के एंड तक इतना पैसा देना है लेकिन आप नहीं दे पाए, लेकिन आप फिर भी वो एनपीए वाले जो लिस्ट है उसके अंदर नहीं गए, आपके क्रेडिट रेटिंग में कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो डेट है एंड मंथ का वो उसको बढ़ा करके 6 महीने बाद का रख दिया गया, फिर 6 महीना बाद का रख दिया गया। तो ये जो एक मैकेनिज्म होता है इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो उस वाले मैकेनिज्म से बहुत लोग फायदा उठाया, बिकॉज जो रेगुलेटर था वही देखना बंद कर गया, वो आंख मूंद करके बैठ गया। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बैंक्स को परेशानी हुई थी, और फिर आपस में ही बैंक्स बहुत सारे जो हैं वो अपना एक सीडीआर ब्रांच बनाए, जिसमें कि वो खुद से देखना शुरू किए ये सब सारा कुछ। तो फिर पता चला कि ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारे जो उस टाइम पे जो फ्रॉड्स थे वो अभी बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एसडीआर, स्ट्रैटेजिक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी एक स्कीम था। इस वाले में बैंक्स को ये मौका दिया गया कि आप 51% जो लोन का अमाउंट है उसको आप इक्विटी बना करके, उसके बॉन्ड्स बना करके आप उसको बेचिए, आप दूसरे बिडर्स को दीजिए। तो इससे क्या होगा कि लोन का जो आपके ऊपर जो बर्डन, मान लीजिए मैंने अगर 50 लाख रुपए लिया है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, 25 लाख या फिर 26-27 लाख का जो अमाउंट है वो लोन अपने ऊपर से हटा करके किसी और के ऊपर दे देगी। जैसे बाई चांस उसका बॉन्ड बना बना कर जो है वो लोगों को बेच देगी, तो वो बॉन्ड खरीदेंगे लोग उतने रुपए का, तो वो 25, 26, 27 हज़ार जो भी है वो बैंक के पास वापस आ जाएगा। तो अब बैंक को वसूलना होगा सिर्फ मेरे से वही जो रिक्वायर्ड जो रिमेनिंग अमाउंट है उतना, और बाकी के जो पैसे हैं वो लोग जो हैं उनके ऊपर में ये सारा कुछ आ जाएगा और उनको मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये जो इक्विटी वाला जो सीन था, ये चीज़ के लिए, या फिर ऐसा भी होता था कि इक्विटी वो जो बॉन्ड है वो बैंक उसको वापस पे करेगी, मेरे से जो पैसे अगर निकल जाएंगे जैसे, तो इंटरेस्ट रेट के साथ में, इस प्रकार से ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता था, अलग अलग मैकेनिज्म था। तो ये चीज़ वर्क नहीं किया, बिकॉज जो बॉन्ड खरीदने वाले लोग थे वही नहीं आए, वो ही उतना नंबर में जितना आना चाहिए था, जैसा प्लानिंग था बैंक का वो आया नहीं। तो फिर इसके बाद आया क्या, इसके बाद S4A, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो इसमें क्या था कि इस वाले स्कीम के अंदर ना बैंक को लिखना था और अपना एक डाटा बनाना था कि वो कितने सारे ऐसे ग्रांट्स हैं जो उन्होंने दिया है, जो तो वो उस चीज़ का एक बैलेंस शीट बना करके और वो चीज़ को पब्लिसाइज़ करना था। ये चीज़ करने से बैंक जो है हिचकिचाई, बिकॉज़ ये चीज़ अगर वो पब्लिकली बता देती तो इससे क्या होता है कि बैंक का जो कैपिटल कुशन है, कि उनके पास, जैसे आम जनता को पता होता है कि इसके पास इतना बैंक के पास कैपिटल है, तो उस वजह से उसकी जो गुडविल है वो मार्केट में बढ़िया बनी रहती है। अगर वो इस प्रकार के स्ट्रेस एसेट को पब्लिकली दिखा देगी तो उससे हो सकता है कि आगे एनपीएस बढ़ भी जाएँ और ऊपर से गुडविल जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो बैंक्स उतने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। 5/25 स्कीम, ये क्या था? इसके अंदर में कहीं न कहीं एनपीएस को कम करने के लिए ये चीज़ लाया गया था, ये स्कीम। इसमें क्या हुआ था कि रीस्ट्रक्चरिंग तो करने की बात हुई थी, लेकिन आगे जो रीफाइनेंसिंग होगी उसमें थोड़ा-सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको लोन देने की बात की गई थी। तो अब जो पहले वाला जो आदमी था उसको 4% लोन नहीं दिया जा रहा है, तो आगे चल कर के वो 6% लोन पे कैसे वो लोन का भुगतान कर पाएगा? जबकि आप सिर्फ लोन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका डिमांड और कैपिटल स्ट्रक्चर और बाकी बैक ऑफ द मतलब कंपनी जो है उसका वो तो नहीं चल रहा है। वो जो मार्केट में तो आपका लोन का बढ़ा देने से परसेंटेज ऐसा तो नहीं हो कि इसको अचानक से जो है मार्केट में उसका डिमांड बढ़ने लग जाएगा और उसकी कंपनी बहुत बढ़िया करने लग जाएगी। तो उस वजह से ये भी चीज़ ढंग से उतर नहीं पाया। इसके अलावा जो है कि आपने ये देखा ही था कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को अभी फ़िलहाल हटा दिया गया है, अभी फ़िलहाल वो काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे ऐसे जो हैं वो पहले काम नहीं कर पाए, और जिसके वजह से अभी वाले जो मेजर्स हैं आरबीआई के, उसको क्या-क्या सेफगार्ड प्रोवाइड करवाया गया है, ये चीज़
देखने लायक है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, तो इस वाले नए वाले जो लोन सिस्टम है अभी जो आया है, तो ये क्या गारंटी है कि अभी इसको फिर से मिसयूज नहीं किया जाएगा? इसके ऊपर राइटर कहते हैं कि देखिए, इस वाले में जो कमात लेड कमेटी है, उन्होंने 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं करेगा, एनपीए को बलूनिंग ऑफ एनपीए नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, पहला कि जितने भी जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग, डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, वो उनके क्रेडिट रेटिंग के अनुसार की जाएगी। अगर वो पहले हेल्दी लोन रिपेयर्स हैं, तभी उनको डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोविज़न है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी जो एक्सटेंशन दी जाएगी रिजोल्यूशन की, वो 2 साल से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। मतलब किसी को 2 साल से ज़्यादा से नहीं बोला है कि आप इस साल तक आपको देना है पैसा, तो आप 2 साल के बाद दीजिएगा या 3 साल के बाद दीजिएगा, 2 साल तक ही रहेगा। इसके अलावा जो मल्टीपल लेंडर्स वाला जो बात था, प्रोविजनिंग वाली बात हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वाला भी एक जो है वो काफ़ी बढ़िया एक बैंक के ऊपर जो है कि एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और बैंक को एक्चुअली, ये बैंक को गड्ढे में नहीं जाने देगा, इससे बचाएगा। देखिए, प्रोविजनिंग के ऊपर मैंने डेफिनेशन बताया नहीं आपको ऊपर। आप सोच रहे हो सर प्रोविजनिंग क्या कह रहे हो, प्रोविजनिंग क्या? प्रोविजनिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे बाई चांस बैंक को ये बाध्य किया जाता है कि आप अगर 100 रुपये का, मान लीजिए यहाँ पे 10% का प्रोविजनिंग कह रहा है, तो अगर 100 रुपये जो है बैंक लोन दिया है किसी दूसरे कंपनी को, तो वो 10 रुपए अपने पास बचा करके रखेगा, बैंक रखेगा बचा करके। और वो किससे? वो बैंक के अपने ही प्रॉफिट एंड लॉस, जो जो भी महीने के अंदर में होगा, वो अपने ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में एक प्रोविजनिंग वाला कॉलम होगा, उसके अंदर वो 10 रुपया उठा उठा के डालता जाएगा। तो ये बैंक के बैलेंस शीट से बाहर नहीं जा रही है ये पैसा, वो उसी के अंदर में ही रह रहा है। लेकिन बैंक अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाद में अगर ये जो एसेट है वो अगर एनपीए हो जाता है, तो मेरे पास बिल्कुल ऐसा सडन क्राइसिस ना आ जाए, मेरे पास प्रोविजनिंग का इतना पैसा मेरे पास एक अकाउंट में रहे, जिससे कि हम फायर फाइटिंग कर सके और थोड़ा बहुत हमारा क्रेडिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये होता है। तो इसके ऊपर अभी देखिए कि 10% का अभी आरबीआई कहा है, और आरबीआई कहता है कि अगर लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आप नहीं असाइन कर पाए ये सारा कुछ प्रोविजनिंग और ये सब सारा कुछ का फंडा, तो वो 10% की जगह आपको 20% प्रोविजनिंग का अमाउंट जो है अपने खाते में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये लास्ट अब पैराग्राफ ये आता है, ये कहता है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रीवियस रिकास्ट स्कीम्स एंड दिस वन। तो इस पे राइटर कहते हैं कि देखिए, प्रीवियस वाला जो था हमारा, वो कोविड 19 के स्ट्रेस के वजह से एक नॉर्म्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा ओपन एंडेड था। उसमें कोई भी ज़्यादा जैसे उसके अंदर किसी का भी स्ट्रक्चरिंग हो सकता था, लेकिन इसके अंदर में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कि मार्च 1 तक इतने लोग अगर हेल्दी उनका क्रेडिट रेटिंग था, तो ही ये चीज़ को इनका जो है डेबिट रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगा, और ये सब सारा कुछ बात। तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन एंडेड, लास्ट टाइम जैसा नहीं है। इसके अलावा जो आईसीए प्रोविजनिंग वाला जो सीन है, जो मैंडेटरी है बैंक के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हेल्पिंग पॉइंट है। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जो है, मॉनिटर जो किया जाएगा, प्रोसेस वैलिडेशन जो किया जाएगा, ये सारा कुछ जो है पोस्ट रिजोल्यूशन सेफगार्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।